हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, पिछले क्लास में हम धर्म वगैरह पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 13 और मगध राज का उत्कर्ष, राइज ऑफ मगध। आप देख पा रहे हैं भाई साहब, यहाँ सबसे बड़ी जो आपके कुछ वंशज है, कुछ फिगर है, उस सभी फिगर को हम आसानी से ध्यान पे समझने की हम प्रयास करेंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात है कि कुछ मगध में कुछ आपका वंश हुए, इसके बारे में समझते हैं। सबसे प्राचीन वंश की बात है जो कि इसका संस्थापक था बृहदत्त। इस वंश के नाम को ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन इसे हम जरासंध की वंश कह सकते हैं। कोई कोई किताब में इस बात को लिखा हुआ है और ये इसकी जो एक गिरिब्रज या राजगृह में था। सुगा इसके बारे में उतना नहीं एग्जाम में पूछाते। मेन आपका यहाँ से आता है हर्यक वंश से। पर एक लॉजिक याद रखना है कि एक बृहदत्त नामक राजा ने एक जरासंध वंश का भी स्थापना किया था। तो मगध का सबसे प्राचीन वंश सही है, लेकिन कहीं भी इसके ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। सो गाइस, अब हम हर्यक वंश से पढ़ने वाले हैं। तो मगध में आपके कुछ वंश है, जिस वंश को हम बोलते हैं हर्यक वंश। क्या बोलेंगे जी? हर्यक वंश के नाम जाना जाएगा। सबसे प्राचीनतम वंश यही आपका जिसका प्रमाणिक साक्ष्य है हर्यक वंश है। तो मगध में कुछ वंश का एक शॉर्ट ट्रिक आप लिख सकते हैं, हसीन मसुकसा या हसीना मान जाएगी। हसीन मसुकसा। ह से होता है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। सु से होता है आपका शुंग वंश और आपका कर्ण वंश और आपका सातवाहन वंश, है ना। ये आपका 2-3 वंश यहाँ पे नहीं है। मुख्य रूप से आपका एक पूरा कोडिंग याद रखना है। हसीन मसुकसा, हर्यक वंश, ह से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, अश्वंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश हम आगे जाके पढ़ेंगे। मगध में सबसे बड़ा वंश जो है वही आपका होगा मौर्य वंश। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मगध में जब हर्यक वंश था तो मगध का कुछ एरिया भारत में इस प्रकार से था। बिहार और बंगाल वाला क्षेत्र जो था वो आपका मगध में था, लेकिन जब मौर्य वंश आ जाता है तो दक्षिण में थोड़ा सा छोड़ के बाकी पूरे इस एरिया और यहाँ पूर्वांचल को छोड़ के ये पूरे के बहुत बड़ा एरिया में मगध वंश का शासक बनता है। कौन वंश गाइज? मगध वंश का क्या बनता है? तो आपका शासन बनता है ये पूरे के पूरे एरिया में। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ इतना छोटा सा शुरुआत हुआ था और पूरे के पूरे कितना बड़ा साम्राज्य का यह स्थापना कर पाया। सबसे पहले हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार होंगे और राजधानी राजगृह या राजगीर बनाएंगे। अब यहाँ पे शिशुनाग वंश का, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आएंगे। शिशुनाग संस्थापक होंगे और राजधानी वैशाली बनाएंगे। फिर आएगा नंद वंश और इसका संस्थापक महापद्म नंद होंगे और ये अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाएंगे। फिर आएगा आपका मौर्य वंश और मौर्य वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे संस्थापक इसका और राजधानी पाटलिपुत्रा बनाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका चाणक्य जी हैं, ये आपका चाणक्य है और ये चंद्रगुप्त मौर्य है और ये 2 फिगर यहाँ पे आपको लगा हुआ है। तो सो गाइस, अब यहाँ पे चाणक्य और किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य का फिगर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। आगे बात करते दोस्तों, अब यहाँ पे क्या क्या है सारी बात हम समझने की कोशिश करते हैं। किस वंश से? हर्यक वंश से। अब यहाँ पे हर्यक वंश से हम यहाँ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला वंश आपका कौन वंश होगा? आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश जो आपका होगा वो आपका पहला वंश है। इसे हम कहते हैं पितृहंता का वंश या हर्यक का डायनेस्टिस को बोलते हैं। अब यहाँ पे हर्यक वंश को हम लोग पितृहंता का वंश कहेंगे या इसको हर्यक का डायनेस्टी के नाम से इंग्लिश में हम इसे जानेंगे। सबसे पहले हर्यक वंश का संस्थापक होंगे बिंबिसार। क्या? बिंबिसार होंगे। इसके बाद इसका बेटा बनेगा अजातशत्रु। अब यहाँ इसको कुनिक बोलते हैं, या फिर उदयन बनेगा, इसका बेटा होगा। और एक अगला आपका नागदशक बनेगा। सर इसे पितृहंता का वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई साहब बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु है और अजातशत्रु अपना पिता का हत्या कर देता है। अजातशत्रु का बेटा उदयन है और उदयन जो है अपना पिता का हत्या कर देता है। इसलिए इस वंश को हम बोलते हैं पितृहंता का वंश। कौन वंश बोलते हैं? पितृहंता का वंश। अब तो इमेज समझ में आ गया कि हम इसे पितृहंता का वंश क्यों कहेंगे, किस कारण से इस वंश को पितृहंता का वंश कहा जाता है।
सो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश का संस्थापक क्या? बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। 4 राजा रखना है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। हर्यक वंश का संस्थापक की बात करते हैं तो बिंबिसार जो है ना इसका संस्थापक होते हैं। कौन वंश का जी? तो हर्यक वंश का संस्थापक होते हैं बिंबिसार। तो बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक होगा। इसकी राजधानी कहाँ बनेगा? तो याद रखना राजधानी जो इसका बनेगा राजगिरी बनेगा। और बौद्ध धर्म के अनुयायी की बात हम करते हैं तो बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थी और महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने एक राजवैद्य को भेजा था। उस राजवैद्य का नाम था जीवक। इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए बिंबिसार ने किसको भेजा था? तो राजवैद्य जीवक को भेजा था। 3 पॉइंट आपको याद होगा। बोलो कौन कौन पॉइंट सर? हर्यक वंश संस्थापक का नाम बोलो बिंबिसार, राजधानी राजगिरी, और आपका किसका अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का, और प्रचार महात्मा बुद्ध की सेवा करने किसको भेजा था? तो राजवैद्य को भेजा था। अगला कुछ पॉइंट समझते हैं। इसका कार्य क्या क्या है? बिंबिसार कौन कौन से यहाँ पे काम करेंगे? कौन सा दोस्तों? बिंबिसार का काम जो है वो आपका क्या क्या यहाँ पे बिंबिसार काम करेंगे। सबसे पहले इसके वर्क के बारे में समझते हैं। तो इसका काम जो दोस्तों यह कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और विदेश नीति के लिए फेमस है। यानी कि इसका प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था? तो याद रखना कुशल प्रशासनिक व्यवस्था था और यह विदेश नीति के लिए फेमस था। अंगराज को हरा दिया था। अंग जो महाजनपद थी जिनकी राजधानी चंपा थी, इसको हराकर यह कहाँ मिला लिया था? तो याद रखना है इसको हराकर यह मगध में मिला लिया था। अवंती के राजा प्रघोत की सहायता से यह आपका राजवैद्य सहायता करने के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो ये जीवक कितने जगह भेजा था? तो एक बार जीवक को ना महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए भेजा, और दूसरी बात एक आपका मध्य प्रदेश में एक राजा था, अवंती का राजा था, उसका नाम था प्रघोत। और प्रघोत से क्या किया कि भाई साहब इसको दोस्ती करने के प्रयास किया, क्योंकि इसको बहुत बड़ा राजा बनना था। और जब इसे राजा बहुत बड़ा किसी को राजा बनना रहे तो कुछ लोगों से मित्रता करना बहुत जरूरी है। तो इसको मिला लिया और कहा इसको मिला करके तभी तो काम देगा ये हमको आपके बुरे समय में। तो राजवैद्य जो है आपका प्रघोत को सेवा करने के लिए बीमार पड़ गया था, अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था और उसको आपस में मिला लिया। इसके अलावा भी और कुछ काम किया। तो वैवाहिक संबंधों का सशक्तिकरण किया। मतलब कि यह शादी ब्याह जहाँ लग रहा था कि एरिया कब्जा करना है उसके आसपास के लोग से ब्याह करने के भी यह परंपरा किया और कुल 3 ब्याह किया। सबसे पहले कौशल जो महाजनपद थे उसकी जो नरेश से प्रश्नजीत नाम था उसकी बहन महाकौशला से, तो कौशल नरेश की बहन महाकौशला से विवाह किया। फिर जो आपका विवाह किया वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से। तो एक वैशाली थे उसका चेटक का बेटी का नाम था चेलना, और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। तो 3 लोगों से विवाह किया। खास करके यह साम्राज्य को विस्तार करने के लिए सबसे पहले महाकौशला, क्या दोस्तों? महाकौशला से विवाह किया, चेलना से विवाह किया, चेलना से विवाह किया और क्षेमा से विवाह किया। तो 3 याद रखना है, महाकौशला, चेलना, क्षेमा, महाकौशला, चेलना से क्षेमा। तो ये विवाह आपका 3 लोगों से किया, महाकौशला से, चेलना से और क्षेमा से। कौशल नरेश प्रश्नजीत की बहन थी ये आपकी महाकौशला। अब समझते हैं बिंबिसार की हत्या किसने किया। तो याद रखना दोस्तों बिंबिसार की जो हत्या है उसके पुत्र जो है वो आपका उदयन ने कर दिया था। तो इसकी हत्या कौन किया था? तो उसके ही पुत्र अजातशत्रु, माफ करो उदयन ने अजातशत्रु किया था। तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र के द्वारा अजातशत्रु के द्वारा किया गया था, इसलिए इस वंश को पितृहंता का वंश के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं अजातशत्रु या कुनिक के बारे में। कहीं कहीं कुनिक और कहीं कहीं कुशिक भी लिखा मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वही नाम है आपका। अजातशत्रु क्या है सर? 493 BC में अपने पिता बिंबिसार की ये आपका हत्या करके मगध शासक का राजा बना, मगध का शासक बना। किसकी हत्या करके? बिंबिसार की हत्या करके। बिंबिसार जो है आपकी इसी का पिताजी था, उनकी हत्या करके मगध का शासक बना। प्रारंभ में जैन धर्म मानता था ये और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। तो कौन धर्म दोस्तों? जैन धर्म, फिर बाद में क्या हुआ? बौद्ध धर्म। ये आपका किंग ऑफ अजातशत्रु है, यही आपके मोछे वाला आदमी जो है ये अपन क्या है दोस्तों? तो याद रखना है यही मोछू जो है यही अजातशत्रु जी हैं।
अजात शत्रु, थोड़ा सा बाल एकदम झकास बनाते इसको, अजात शत्रु को, है ना, इस टाइप से। तो ये कुछ अजात शत्रु जी हो गए। अब यहाँ पे मंत्री वर्षाकार की सहायता से वैशाली पर कब्जा किया। तो वैशाली पर कब्जा कौन किया? अजात शत्रु। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि किसके सहायता से। तो इसके मंत्री का नाम था वर्षाकार। क्या? वर्षाकार के सहायता से अजात शत्रु ने यहाँ पे क्या कर लिया दोस्तों? आपकी विजय प्राप्त कर लिया। इसकी भी हत्या इन्हीं का बेटा कर दिया। इनका बेटा का नाम था उदयन। क्या नाम था? उदयन। और इसी के समय प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, जिसका महाकश्यप ने अध्यक्षता किया था 483 बीसी में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ दोस्तों? राजगृह में। राजगृह में शासक का नाम था अजातशत्रु और अध्यक्षता कर रहा था महाकश्यप। महाकश्यप। इतनी बात समझ में आया। अब आते उदयन के बारे में। ये आपको देखिए टकला महाराज जो है यही अपना उदयन जी है। ये कौन जी है जी? उदयन जी। पूरे के पूरे देख रहे हैं हम कितना गुस्साइल है। बाप के मारा चोट्टा कहीं तो गुस्साइल रहबे करेगा। नक्की अगर गिर देते ले अखिया गिर देते बकल वाला कहीं का ले चोटवा उदयन। अब यहाँ पे उदयन है, उदयन को उदयन ही बोलते हैं। अब यहाँ पे 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करके उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। तो उदयन भी अपन बाप के टपका दिया और यह पाटलिपुत्र पाटलिग्राम की स्थापना की, गंगा और सोन नदी के संगम पर। तो गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र पाटलिग्राम या कुंडग्राम, कुंडग्राम नहीं बोलेंगे इसको, पाटलिग्राम की ये क्या किया था? आपका स्थापना किया था। यह जैन धर्म का मानता था। अंतिम शासक था। उदयन का पुत्र था नागदशक। लेकिन उदयन जो है वो उदयन को नागदशक नहीं मारा था, क्योंकि भाई साहब यहाँ मारता कायल था सर, समझ लो ध्यान से। मारने का वजह यही था, जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या था? तो सबसे पहले बिंबिसारवा था। ये आपका बिंबिसार है। बिंबिसार मगध की धरती पर 52 वर्ष तक राजा रहा और अपने खूब ब्याह किया। और अजात शत्रु का हेरले है। अजात शत्रु ब्याह कर ही नहीं रहा का है बाप, तब न करेगा भाई साहब। अजात शत्रु जरा फसैले है, वो कहेगा ये तो बापा खाली ब्याह करता तू ना करता है रे। कहता कोई बात नहीं हम कर लेंगे। अब एकर वाले जो कर रहा है कि लड़का खिलाई कि देवर के, तब करा ऐसा बात है, मर बप्पे का हत्या कर दिया। योहो जब गद्दी पर बैठा 32 साल तक रह गया। अब बेचारा उदयन भी बुढ़ा रहा है, करा ये अभी तक नहीं हटा है, तो भाई साहब हम कब बनेंगे? एक वाले करा कि बप्पा खाली ब्याह करता तू कर रहा, तब मार दे टपका दिया। अब एक कर बेटा था नागदशक, ये बड़ा तेज था। कहा एक नागदशक तोरा जखने ब्याह करे मन करतो ना जखन कर ली, हाँ हमरा न कहीं मारिए और ना तो ना मारा इसको। तब नागदशक जो है वो आपका इनके अंतिम शासक था। इसका मंत्री जो है एक नागदशक का मंत्री थे शिशुनाग। नागदशक का मंत्री था शिशुनाग और शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दिया। और यही मंत्री जो है मगध की धरती पर हर एक वंश को छोड़ दिया और एक नया वंश का स्थापना किया। इस वंश का नाम है शिशुनाग वंश, या कहीं कहीं इसे नागवंश भी कहा जाएगा और कोई कोई किताब में इसे शिशुनाग वंश भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है ना। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। यह नागदशक का अमात्य था। अमात्य मतलब होता है मंत्री था, सेनापति था, मुख्यमंत्री था और वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी कहाँ बना दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, राजधानी जो इन्होंने बनाया है अपना वैशाली को अपनी क्या बनाई है? राजधानी बनाया है। इससे पहले राजधानी जो है राजगिरी था, उसके बाद पाटलिपुत्रा उदयन किया और फिर वैशाली किया। इस वंश का एक शासक जो महत्वपूर्ण है उसका नाम है कालाशोक। बोलो क्या नाम है जी? कालाशोक नाम है सर। और यह कालाशोक जो क्या किया? पुनः राजधानी पाटलिपुत्र लाया और द्वितीय बौद्ध संगीति यही करवाया था 383 बीसी में आपका वैशाली में। और यहाँ पे आपका यही कालाशोक थे राजा, अध्यक्षता करता सभा कामी। इस वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। नाम क्या दोस्तों? नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। और यह नंदीवर्धन ने क्या किया? नंदीवर्धन को एक आपका व्यक्ति का सेनापति जो था वो इनको टपका दिया। किसका? नंदीवर्धन का। और इसका सेनापति का नाम था महापद्मनंद। नाम बोले क्या बाबू? महापद्मनंद जो है वो आपका नंदीवर्धन का सेनापति था। तो गाइस याद रखना है, नंदीवर्धन का सेनापति का नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद
नंदीवर्धन का सेनापति था महापद्म नंद। किसका सेनापति? नंदीवर्धन का सेनापति का नाम है महापद्म नंद। और महापद्म नंद नंदीवर्धन को खत्म कर दिया और यहाँ से आपका नागवंश से सुनागवंश खत्म हो जाएगा। और यह महापद्म नंद जो कि यही आपका महापद्म नंद जी है। कौन जी है दोस्तों? महापद्म नंद जी आपका यही है। और यही महापद्म नंद जी है, टोपी कैसे लगेले है, पूरा बाल उड़ेले है। और यही आपका एक नया वंश का स्थापना किया जिसको बोलते हैं नंदा डायनेस्टी या नंद वंश। तो नंद वंश का संस्थापक का नाम है महापद्म नंद। इसे अब बोलते हैं उग्रसेन। पाली ग्रंथ में इसको कहा गया उग्रसेन। पुराण में कहते एक छत्र और एक पुराण में एक राट भी कहा गया इसे। तो इसको कई नाम जानते हैं, उग्रसेन, एक छत्र, एक राट। और इस वंश का लास्ट वाला जो था घनानंद था। और इसी के समकालीन सिकंदर का आक्रमण हुआ था। अलेक्जेंडर सिकंदर इसी में आया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे हरा दिया और एक नया वंश का स्थापना किया, मौर्य वंश या मौर्य डायनेस्टी। कौन भाई साहब? मौर्य डायनेस्टी की बात हम करते हैं। अब एक बात याद रखना है कि भारत में विदेशी आक्रमण की क्रम, देखो दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझना है कि भारत में विदेशी आक्रमण का क्रम कैसे हुआ, कौन सा सीक्वेंस में भारत में विदेशी आक्रमण हुआ। मौर्यों, अगर अभी हम मौर्य वंश शुरू करेंगे तो मौर्यों के बाद के काल को कहा जाएगा मौर्योत्तर काल। मौर्य अभी नहीं पढ़े हैं वैसे, मौर्य के बाद का काल को बोलते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में भी कुछ विदेशी आक्रमण हुए। अकॉर्डिंग HSPK, हाई स्कूल पास करो, हाई स्कूल पास करो। एच से होता है हिंद यवन, एस से होता है शक, पी से होता है पल्लव और के से होता है कुषाण। तो हाई स्कूल पास करो या HSPK इसका कोडिंग है। हाई स्कूल पास करो, हिंदवन, शक, पल्लव और कुषाण। ये आपका मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण था। सबसे पहला विदेशी आक्रमण नहीं था, सबसे पहला विदेशी आक्रमण था हखमनी वंश का, जो ईरान या फारसी के थे, साइरस द्वितीय, इसी को बोलते हैं डेरियस या दारा प्रथम, इसी को बोलते हैं छहयार्स। तो दारा प्रथम था। उसके बाद यूनानी आक्रमण हुआ और यह आक्रमण हर्यक वंश के समय हुआ था। और यूनानी आक्रमण में कौन आक्रमण? सिकंदर किया। और यह आपका नंद वंश के समय हुआ था। तो अगर पूरे प्राचीन काल में यही विदेशी आक्रमण हुआ, पूरे प्राचीन काल में इतना आपका कौन सी आक्रमण हुआ? विदेशी आक्रमण हुआ। अब अगर बात करते हैं मौर्योत्तर काल, मौर्यों के बाद के काल को, मौर्य काल हम शुरू करने वाले हैं, उसके बाद तो मौर्योत्तर काल में आपका HSPK याद रखना या हाई स्कूल पास करो, हिंदवन, शक, पल्लव, कुषाण। लेकिन इससे पहले की बात करते हैं तो हखमनी वंश थे, यूनान थे, यानी कि दारा प्रथम थे सिकंदर से। तो एक फाइनल ट्रिक बोलना है, दारा कहा सिकंदरा से, दारा कहा सिकंदरा से कि बेटा तू फुटुर के ले चल रहा है सिकंदर, ये सिकंदर है। कितना देखा छाती बाप, पूरे लोहवे के पेंदा था काजी, एकदम गर्दा उड़ेले सिकंदरा। करे सिकंदरा रे हाई स्कूल पहले पास कर, ओकर बाद तू आक्रमण करिया। तो कहा दारा कहा सिकंदरा से हाई स्कूल पास करो, हाई स्कूल पास करो। दारा से दारा प्रथम, सिकंदर से सिकंदर महान, एस से हिंदवन, एस से शक, पी से पल्लव और के से कुषाण। या तो ऐसे बोल सकते हैं दारा सिकंदर, DS HSPK, DS HSPK, दारा सिकंदरा से कहा हाई स्कूल पास करो, हिंदवन, शक, पल्लव, कुषाण, हिंदवन, शक, पल्लव, कुषाण, हिंदवन, शक, पल्लव, कुषाण। दारा प्रथम सिकंदर, हिंदवन, शक, पल्लव, कुषाण। दारा प्रथम सिकंदर, हिंदवन, शक, पल्लव, कुषाण। दारा प्रथम सिकंदर, हिंदवन, शक, पल्लव, कुषाण। एगो दूगो मंत्री एगो चोटे दो चपटा केने मुड़िया कैले, एगो दो बकलोलवा कहीं केने देखले है। ये सब लोल है, लोल सब। तो एक बात नहीं, सिकंदर सब लोले था। आगे बढ़ते हैं, सिकंदर की बात करते हैं। सिकंदर को कहा जाता है अलेक्जेंडर। क्या? अलेक्जेंडर। अब यही सिकंदर जो है आपका अलेक्जेंडर मेसाडोनिया या मकदूनिया में इनका जन्म हुआ था 356 BC में। 356 BC में यही आपका मेसाडोनिया वाला क्षेत्र है, यही जन्मा था सिकंदरा चोट्टा कहीं का। इसका बाप के नाम था फिलिप, गुरु का नाम था एरिस्टोटल या अरस्तु। इसको बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, है ना। भारत पर आक्रमण किया 326 BC में। और ये जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक था घनानंद और नंद वंश का संस्थापक था। इसका सेनापति का नाम था सेलुकस निकेटर। सेनापति अस्था सेनापति सेलुकस निकेटर था। 19 माह आपका रहा था, यहाँ पे आक्रमण किया था। जल सेनापति का अगर निर्याकस,
खूब आता है। सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर, जल सेनापति निर्याकस, सेनापति सेलुकस निकेटर, जल सेनापति निर्याकस। कितना दिन रहा? तो 19 माह रहा था, है ना। अब यहाँ पे सिकंदर की पत्नी का नाम पूछा, पत्नी मैडम के नाम, तो कर मैडम के नाम था रेक्सोना। क्या नाम था जी? रेक्सोना। और इस सिकंदर रेक्सोना से बहुत प्यार करता है। रेक्सोना बिना वो कहीं जाए नहीं करता था। मतलब सिकंदर के लिए रेक्सोना था डेक्सोना का गोली, है ना। किसे गोली जी? डेक्सोना का गोली था रेक्सोना, डेक्सोना गोली था रेक्सोना। तो ये आपका डेक्सोना समझ में आपको आया कि नहीं आया? अरे बोलो मित्रों, आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा आपको। तो अब यहाँ पे एरेक्सोना, डेक्सोना, रेक्सोना, डेक्सोना आपको याद रखना है ना। अब क्या हुआ कि जब यह भारत पर आया, मान लेते हैं कि भारत है, और जब भारत पर आया तो यहाँ एक नदी है सिंधु नदी, है ना। एक यहाँ पे नदी है झेलम नदी, और एक यहाँ नदी है ब्यास नदी। अगर मोटा मोटी सिंधु नदी के पास ही आया, और जब सिंधु नदी के पास यहाँ पे पार किया, तो यहाँ एक वंश था आम्बीर वंश। कौन वंश? आम्बीर वंश। और यहाँ पे झेलम नदी और ब्यास नदी के बीच में एक वंश चलेगा पुरु वंश या पौरव वंश, जो भी कह सकते हैं, पंजाब के एरिया में था। अब यहाँ पे जैसे सिकंदर की पूरा लंबा सेना देखा तो आम्बीर ने कर दिया आत्मसमर्पण। सबसे पहले हिंदुस्तान की धरती पर पहला गद्दारी किया था आम्बीर। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया और कहा देखिए सिंधु नदी है, ये झेलम नदी है, ये ब्यास नदी है। झेलम नदी के पार सिंधु और झेलम के बीच था आम्बीर वंश, और ये आत्मसमर्पण किया। झेलम और सिकंदर के बीच था पुरु वंश, सॉरी झेलम और ब्यास के बीच था पुरु वंश, और ब्यास किधर था? आपका नंद वंश। जैसी ब्यास पार करता नंद वंश में हेलता। नंद वंश का शासक घनानंद था, जो कि एकदम बौराहा शासक था, पियाक था, एकदम मस्ती के डोला में था। येरा शराब चाहिए, शबाब चाहिए। शराब मतलब महुआ और शबाब मतलब लड़की, इसको ऑर्केस्ट्रा वाली चाहिए। एकदम खूब डीजे नाचता था, डीजे कार्तिक, है ना, खूब नाचता था। अभी नाचता था भाई साहेब, तो नाचता था। अब इसके दरबार में एक व्यक्ति रहते नहीं थे, सलाहकार थे, मतलब कि एक तक्षशिला के एक आपका क्या उसको बोल सकते हैं, प्रोफेसर थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का तत्श शासक थे। उनका नाम था आपका, प्रोफेसर साहब का नाम था क्या नाम था उसका? अरे भाई साहब नाम बताओ उसको। चाणक्य नाम था, और क्या नाम था? गड़बड़ा गए थे हम, है ना। उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने आया इसको कहा घरनंदवा के कि ये घरनंद रे, घरनंदवा रे, सिकंदर आ रहा रे। सिकंदर आएगा, वो इस तरह से सिकंदर के हम बंदर बना दिए हैं। इतना घमंड में था। लेकिन जबकि सिकंदर अगर आता ना तो आपका औकात ना कि कुछ कर पाता। कायगरा पास सेना था, सब चीज था, लेकिन ये बौराहा था। तब जाकर यहाँ पे आम्बीर ने आत्मसमर्पण किया और पुरु इसके साथ लड़ाई किया। किस साथ? सिकंदर के साथ। अब जब पुरु जब लड़ाई किया, पुरु में जो पोरस था, पंजाब का पोरस था, सिकंदर के मध्य में एक लड़ाई हुआ। इस युद्ध को कहते हैं हाइडो स्पीच के झेलम नदी किनारे, इसको बोलते हैं बितस्ता नदी किनारे, है ना। हालांकि पुरु हार गया था, लेकिन इसके सामना किया। अब पुरु ने अपने पोरस जो था वो अपने पूरे एरिया में कह दिया कि सिकंदर आ रहा है, और अपना जो बगल गिरवा आम्बीर जो है उसको साथ मिल गया, आत्मसमर्पण कर दिया, गद्दारी कर दिया। तो पूरे पुरु वंश के जितना भी राजा थे, कौन वंश के जी? पुरु वंश के राजा बोल रहे हैं, जितना भी सेना थे और जितना भी प्रजा था, जनता था, सब कहा कि सिकंदर से हम लड़ने के लिए तैयार है, दम है तो सिकंदर आवे। सिकंदर आया भाई साहेब। यहाँ का महिला पुरुष पूरा लोगाठी उगाठी लेके रख ले। लोगाठी समझते हैं ना, डब्बू छोलनी, हम जैसे गरम का तेला करके रख ले, बुकनिया रख ले, मारे सिकंदरा के एकदम मथवा पर झाए झाए होकर सेनवा में अगर बड़ी मरल को रे। इतना वीरता को देखकर सिकंदर इसको बुलाया, पुरु का तुमको मारेंगे नहीं, आओ। और सिकंदर ने उसको सम्मान किया, औरतिया सिकंदरा के डेक्सोनमा। वाह पुरु जी, तू तो गर्दा उड़ा दिया। पुरु रे ताली मारा तो सिकंदर लगा के रे हमर एक सोना फर्स्ट जीतो की रे, कही राखी बांध, और एक सोना से बना दिया पुरु के राखी। तो इसे कहते हैं वीरता, दम है, लड़िए। हारी तो हारे, पर देश के साथ गद्दारी नहीं की है। और सिकंदर जो है यहाँ लड़ा, और उसके बाद ही ब्यास नदी के इधरे से यह लौटकर चला जाता है। और लौटकर कब जाता है गाइज? तो याद रखना 326 में आया था, और तट के 325 में घुर के चल गया और गया भाई साहेब। तो ब्यास नदी के बाद सिकंदर लौट गया।
नवीन शहरों का निर्माण किया। सिकंदरिया घोड़ा के नाम से, बाउकेफला का नाम, और यहाँ पे साम्राज्य के चारों भागों में बांटा। साम्राज्य के चारों को कितना